हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आइकॉनिक एक्सपीरियंस पे। मैं सूरज कुमार आप सभी दोस्तों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 2023 और 24 का केंद्रीय बजट पेश हो चुका है। ठीक है, इस बजट पे हम लोग क्या क्या इस बजट पे विशेष रहा है, इस बजट में क्या क्या विशेष हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से है, इन सभी पे हम लोग आज चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का यह बजट और इसमें समझने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या इसमें इस बार बजट में इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, पिछले बार से। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। केंद्रीय बजट 2023-24 2 फरवरी 2023 को किया गया था। ठीक है बच्चों, और यह क्या है, तो यह शासन व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चर्चा में क्यों है, तो भारत के वित्त मंत्री ने वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अंतिम पूर्ण केंद्रीय बजट 2023-24 के लिए प्रस्तुत किया। ठीक है, यह 2024 में चुनाव होने वाला है, आप सभी को पता होगा, लोकसभा चुनाव। इसका यह अंतिम क्या था, केंद्रीय बजट था। किसका, तो वित्त मंत्री सीतारमण का। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करें तो बजट और संवैधानिक प्रावधान की बात की जाए कि बजट का उल्लेख कहाँ किया गया है, बजट क्या है, इस पे हम लोग थोड़ा सा संक्षिप्त में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत क्या है, तो बजट शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, बजट शब्द का उल्लेख संसदीय प्रणाली में नहीं मिलती है, यह बस कार्य प्रणाली को देखते हुए बजट शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वहाँ पे क्या उल्लेख मिलता है, तो वित्तीय वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख मिलता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करें तो कहता है यह एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है। ठीक है, मतलब एक वर्ष में सरकार के द्वारा जितने भी मतलब अनुमानित प्राप्ति और व्यय जो खर्च होंगे उसका एक क्या होता है, उसका अनुमान होता है, जो चालू वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले वर्ष 31 मार्च को समाप्त होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा हम लोग पहले क्या कर रहे हैं, पृष्ठभूमि को समझ रहे हैं, फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि 2023-24 के बजट में क्या क्या रखे गए हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करें तो कहता है समग्र रूप से बजट में निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल किया जाता है। कौन कौन से बात है, तो राजस्व और पूंजी प्राप्ति का अनुमान लगाया जाता है, राजस्व बढ़ाने के तरीके और साधन की बात की जाती है, व्यय का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद और किस चीज़ का अनुमान लगाया जाता है, तो पिछले वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्तियों और व्यय का विवरण तथा उस वर्ष में किसी भी कमी या अधिवेशन का कारण, इसे पे भी बात की जाती है, इस पे भी अनुमान लगाए जाते हैं। आने वाले वर्ष की आर्थिक तथा वित्तीय नीति अर्थात कराधान प्रस्ताव तथा नई योजनाओं का परियोजना की शुरुआत किस प्रकार से की जाएगी, इस पे भी एक अनुमान लगाए जाते हैं। ठीक है, संसद में बजट 6 चरणों से गुजरता है। ठीक है, संसद में अगर आपसे पूछ दिया जाए एग्जाम में कि संसद में बजट कितने चरणों में गुजरते हैं, ठीक है, तो याद रखेंगे 6 स्टेप में गुजरते हैं। बजट की प्रस्तुति सबसे पहले होती है, याद रखेंगे। उसके बाद आम चर्चाएं होती है, विभागीय समितियों द्वारा जांच होती है। ठीक है, मतलब जिस जिस विभाग के अंतर्गत जो जो बजट में पेश किया जाता है कि मतलब मानकर चलिए इस योजना में इतने खर्च होंगे, उस योजना में इतने खर्च होंगे, रेलवे को इतना देना है, वित्त मंत्री, अलग अलग प्रकार की जैसे होती हैं, तो अलग अलग प्रकार की जब होती हैं तो इन सभी का क्या किया जाता है, इन सभी का जांच करवाया जाता है उन समितियों के द्वारा। ठीक है, उसके बाद अनुदान मांगों का पर मतदान होता है। ये जितना भी जब मांग किया जाता है सरकार के द्वारा कि इस खर्च के लिए मुझे इतना चाहिए, कोई भी चीज़ के लिए, ठीक है, तो उस पर क्या होता है, उस पर मतदान की जाती है कि कितने लोग इस पर सहमत हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करें तो कहता है विनियोग विधेयक पारित करता है। ठीक है, वित्त विधेयक पारित करना, यह सब कुछ स्टेप हैं। ठीक है, वित्त मंत्री के अंतर्गत आर्थिक मामलों के विभाग का बजट प्रभाग बजट तैयार करने हेतु जिम्मेदार केंद्रीय निकाय है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वित्त मंत्री के अंतर्गत आर्थिक मामलों के भाग का बजट प्रभाग
बजट तैयार करने हेतु कैसे जिम्मेदार दिया जाता है, तो केंद्रीय निकाय को जिम्मेदार दिया जाता है। याद रखेंगे, स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, आगे हम लोग चर्चा करें तो आगे कह रहा है बजट 2023 और 24 के मुख्य बिंदु की हम लोग बात करेंगे। इतना तो हम लोग समझ गए बजट की पृष्ठभूमि को। ठीक है, अब हम लोग 23 और 24 के जो बजट हैं उसके मुख्य बिंदु पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपके सामने आता है केंद्रीय बजट 2023-24 का मुख्य विषय समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करना है, जो विशेष रूप से सबका साथ सबका विकास की अवधारणा को प्रोत्साहित करता है, जिसमें शामिल हैं किसान, महिला, युवा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग। यह सभी क्या है, शामिल हैं। सरकार के यह उद्देश्य हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करें तो और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए भी इसमें प्रावधान की गई है। ठीक है, देखिए एक चीज़ बता दें आपको कि अगले साल क्या है, लोकसभा चुनाव है। ठीक है, लोकसभा चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने जो इस बार बजट पेश किए, काफ़ी मतलब सराहनीय बजट कह सकते हैं या फिर काफ़ी अच्छा बजट कह सकते हैं आम जनता के लिए। लेकिन सरकार अपने क्या करी है, अपने ध्यान में रखकर, अपने चुनाव को ध्यान में रखकर भी कह सकते हैं बजट पेश की है। ठीक है, तो ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं तो आगे कह रहा है जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक पूर्वोत्तर क्षेत्र है। ठीक है, पूर्वोत्तर क्षेत्र के केंद्र शासित प्रदेशों पर भी निरंतर ध्यान केंद्रित किया गया है। ठीक है, यह बजट 2023 में पहली बार अनावरण की गई द्विआगामी विकास राजनीति की तर्ज पर है। ठीक है, आगे अगर बात की जाए तो निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देकर रोजगार सृजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो हम नहीं छोड़ दिए हैं, सब कुछ इसमें किए हैं, थोड़ा टाइम दीजिएगा। निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देकर रोजगार सृजन करना और विकास को आगे बढ़ाने का बात किया गया है। ठीक है, न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन, पूंजीगत परिव्यय, ठीक है, परिव्यय बढ़ाना और विनिवेश के माध्यम से अधिक राजस्व जुटाना। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। बजट की मुख्य उपलब्धियां की अगर बात की जाए तो बजट की मुख्य उपलब्धियां को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है नई आयकर व्यवस्था में बदलाव। ठीक है, नई आयकर व्यवस्था में बदलाव की बात की गई है। पूंजी निवेश परिव्यय में 33% की वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है, इसे बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया गया है। ठीक है, सीमा शुल्क में परिवर्तन, मोबाइल फोन निर्माण, ठीक है, मोबाइल फोन निर्माण, झींगा हेतु खाद आदि के लिए कुछ विनिर्दिष्ट के आयाम में कमी और सिगरेट, सोना की वस्तुएं, यौगिक, रबड़ आदि के आयाम में वृद्धि की गई है की बात की गई है। ठीक है, रेलवे के लिए पूंजी परिव्यय को बढ़ाकर अब तक का सर्वाधिक 2.40 लाख करोड़ रुपए का किया गया है। यह अब तक का क्या है, सबसे अधिक दिया गया है। भाग ए, इसमें हम लोग बात करते हैं तो आप सभी को पता होगा कि इस साल जो है वह अमृतकाल का साल है। अमृतकाल के लिए बजट का विजन क्या है, इस पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ठीक है, अमृतकाल की बजट पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं तो कह रहा है भारत के वित्त मंत्री ने अमृतकाल में पहला बजट कहा है। ठीक है, यह अमृतकाल का पहला बजट है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इम्पोर्टेंट इसलिए हो सकता है आपसे पूछ दिया जाए कि अमृतकाल का पहला बजट कब पेश किया गया था, तो याद रखेंगे 2023 में। ठीक है, अमृतकाल का विजन एक सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, अमृतकाल का विजन क्या है अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखेंगे अमृतकाल का विजन है एक सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था है जो एक मजबूत वित्तीय क्षेत्र के साथ प्रौद्योगिकी संचालित और ज्ञान आधारित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, किसी भी भाई बहन को दिक्कत हो तो। चलिए आगे हम लोग बात करें तो कह रहा है अमृतकाल के लिए विजन की अगर बात करें तो हम लोग इसको समझते हैं थोड़ा सा। सबसे पहला है युवा वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए नागरिकों के लिए अवसर की बात की गई है। ठीक है, उसके बाद है रोजगार सृजन की बात की गई है तथा सुदृढ़ और स्थिर वृद्ध आर्थिक वातावरण की भी बात की गई है। ठीक है, बजट 2023-24 में। चलिए हम लोग समझते हैं एक एक कर को। पहले उससे देखते हैं क्या है
बजट में इंडिया एट द रेट 100 तक पहुंचने से पहले 4 परिवर्तनकारी अवसरों की पहचान की गई है। ठीक है, क्या की गई है कि बजट में इंडिया एट द रेट 100 तक पहुंचने से पहले 4 परिवर्तनकारी अवसरों की पहचान की गई है। उसको हम लोग देखते हैं। तो क्या पहला है, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण करना, पहला है आपका। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बजट में इंडिया एट द रेट 100 में क्या क्या प्रावधान की गई है, 4 प्रावधान क्या क्या है, तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका आप लोग नोट्स बना लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा आप सभी के लिए। पहला है स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण करना। दूसरा है आपका पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। ठीक है, और तीसरा है आपका मिशन मोड में पर्यटन को बढ़ावा देना। ठीक है, तथा हरित विकास को क्या करना, हरित विकास को भी बढ़ावा देना। यह 4 क्या है, 100 इंडियन एट द रेट 100 के 4 परिवर्तनकारी अवसरों में से 4 हैं। ठीक है, चलिए बजट 2023-24 की प्राथमिकताएं क्या है, तो इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो आप सभी को पता होगा और काफ़ी ज़्यादा अभी चर्चा में है यह, ठीक है, कि बजट 2023-24 में 7 जो इम्पोर्टेंट है प्राथमिकताएं हैं उस किस पे दी गई है, तो सप्तऋषि पे दी गई है। यह आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस बार जो 2023 में जो भी एग्ज़ाम होंगे, कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, उसमें आपका यह सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा सप्तऋषि के बारे में। ठीक है, तो सप्तऋषि के बारे में हम लोग समझते हैं एक एक करके। चलिए पहला है आपका सप्तऋषि के जो देख लेते हैं। पहला क्या है, तो पहला है समावेशी विकास। ठीक है, अंतिम छोर तक पहुंचना दूसरा लक्ष्य है। तीसरा लक्ष्य है अवसर रचना और निवेश, तथा चौथा लक्ष्य है युवा शक्ति। ठीक है, क्षमता उभारना पांचवा लक्ष्य है, और वित्तीय क्षेत्र छठा लक्ष्य है, एवं अंतिम 7वां लक्ष्य जो है वह है हरित विकास। ठीक है दोस्तों, यह 7 लक्ष्य रखा गया है बजट 2023-24 में। इसका नाम रखा गया है सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह 7 प्राथमिकताएं हैं भारत सरकार के, केंद्र सरकार के। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चर्चा करें। तो पहला हम लोग देखते हैं समावेशी विकास। एक एक करके समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा संक्षिप्त में हम लोग डाटा को समझेंगे, सब कुछ को समझेंगे। एक भी पेपर आपका नहीं छूटेगा इसमें, हम आपसे वादा करते हैं। थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए आप। ठीक है, चलिए हम लोग समझते हैं समावेशी विकास को। चलिए क्या है समावेशी विकास में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले नल जल पे क्या किया गया है, सरकार के द्वारा नल जल पे ध्यान दी गई है, जिसमें ग्रामीण घरों को 9 करोड़ पेयजल कनेक्शन से जोड़ना लक्ष्य रखा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो पीएम किसान के तहत वो 11.4 करोड़ से अधिक किसान के लिए 2.2 लाख करोड़ का नगदी अवसरण किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो कह रहा है नेक्स्ट, क्या कह रहा है नेक्स्ट, कि पीएमएसबीआई और पीएमजेजेवाई के तहत 44.6 करोड़ व्यक्तियों के लिए बीमा कवर करवाया जाएगा। किसके तहत, भारत सरकार का यह लक्ष्य है 2023-24 के बजट में। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सभी डाटा आप लोग याद रखेंगे, आप सभी से रिक्वेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें समावेशी विकास का, हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, याद रखेंगे। SBM के तहत 11.7 करोड़ पारिवारिक शौचालय बनाए जाएंगे। ठीक है, यह क्या है, तो समावेशी विकास के अंतर्गत यह भी लक्ष्य रखा गया है सरकार के द्वारा कि SBM के तहत 11.7 करोड़ क्या होंगे दोस्तों, तो पारिवारिक शौचालय बनाए जाएंगे 2023-24 के बजट के अंतर्गत। ठीक है, आगे हम लोग बात करें तो 47.8 करोड़ पीएम जन धन बैंक खाते खोले जाएंगे। ठीक है, जितने भी लोग हैं भारत के, ठीक है, मिडिल क्लास लोग हैं, जो मतलब गरीब खासकर जो लोग हैं,
उनको इनसे जोड़ा जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए, आगे हम लोग बात करते हैं। तो कह रहा है उज्ज्वला के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन क्या हो जाएगा, एलपीजी कनेक्शन दिए जाएंगे सभी घर वाले को, सभी परिवार को। ठीक है, उसके बाद अगर कह रहा है तो आगे हम लोग देखें तो 102 करोड़ व्यक्तियों के लिए 220 करोड़ कोविड टीके क्या हो जाएंगे, कोविड टीके लगाए जाएंगे, कोविड टीके का निर्माण किया जाएगा। कब के लिए, तो 2023-24 के बजट में यह बात की गई है। ठीक है, ये सभी लक्ष्य रखे गए हैं भारत सरकार के द्वारा। चलिए आगे हम लोग बात करें तो कृषि पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि इस बार का याद रखेंगे, इस बार का कृषि पे सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। तो हम लोग कृषि पे बात करते हैं। डिजिटल सार्वजनिक अवसर रचना, क्या है, डिजिटल सार्वजनिक अवसर रचना, ओपन सोर्स, ओपन स्टैंडर्ड्स और इंटरऑपरेबल पब्लिक बेनिफिट के तौर पर कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक संरचना विकसित की जाएगी, जिसके निम्नलिखित परिणाम होंगे। एक एक करके हम लोग परिणाम को समझते हैं। ठीक है, एक एक करके हम लोग सभी परिणाम को समझेंगे, आप लोग बने रहे सेशन में। चलिए, कह रहा है समावेशी किसान केंद्रीय समाधान। सबसे पहला बात इसमें हम लोग देखते हैं समावेशी किसान केंद्रीय समाधान के अंतर्गत क्या है। तो सबसे पहला बात है दोस्तों, फसल योजना स्वास्थ्य के लिए प्रासंगिक सूचना सेवाएं उपलब्ध कराना, कृषि इनपुट ऋण और बीमा तक बेहतर पहुंच बनाना तथा कृषि औद्योगिकी उद्योग और स्टार्टअप अप्स का विकास समर्थन करना, यह सरकार का लक्ष्य होगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करें तो कृषि स्टार्टअप के लिए वित्त पोषण, ग्रामीण क्षेत्र में युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहन करने के लिए कृषि त्वरण कोष की स्थापना की जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी दोस्तों, तो याद रखें ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों के अगर कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सरकार उसे प्रोत्साहित करेगी। ठीक है, मतलब आगे बढ़ने में मदद करेगी। चलिए आगे हम लोग बात करें तो आगे कहता है दोस्तों, कृषि ऋण, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि ऋण का लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपया किया जाएगा। ठीक है, आने वाले समय में किस चीज़ पे ध्यान रखा जाएगा, तो पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन को ध्यान में रखते हुए कृषि ऋण को क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, 20 लाख करोड़ तक की इसे ऋण दी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करें तो आगे कहता है दोस्तों, मछुआरों, मछली विक्रेताओं और एमएसएमई के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, एमएसएस के लिए 6,000 करोड़ रुपए के लिए लक्षित निवेश के साथ पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई क्या हो जाएगी, एक नई उप योजना शुरू की जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखिए ये सब चीज़ आप लोग बिल्कुल भी ना याद रखें, ये तो मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। याद क्या रखना है, तो आपको ये सब योजनाएं जो है यह याद रखना है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कहा जा रहा है कि बागवानी आत्मनिर्भर स्वच्छ पादप कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया जाएगा दोस्तों, तो कितने में किया जा रहा है, याद रखेंगे 2022 करोड़ रुपए के प्रारंभिक परिव्यय के साथ उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल हेतु रोग मुक्त तथा गुणवत्तापूर्ण पौधे सामग्री की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। ठीक है, किस उद्देश्य से किया जा रहा है, तो रोग मुक्त, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बागवानी आत्मनिर्भर स्वच्छ पादप कार्यक्रम है, यह किस उद्देश्य से किया जा रहा है, तो रोग मुक्त तथा गुणवत्ता पूर्वक पौधे का सामग्री को उपलब्धता बढ़ाने हेतु किया जा रहा है। ठीक है, आगे हम लोग बात करें तो आगे कहता है, भारतीय कन्दन अनुसंधान संस्था हैदराबाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं, अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी को साझा करने हेतु उत्कृष्टता केंद्र के रूप में समर्थन किया जाएगा तथा कृषि सहकारी समितियां सहकार से समृद्ध के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए, ठीक है, के लिए सरकार अगले 5 वर्षों में क्या करेगी, तो केंद्रीकृत भंडार क्षमता स्थापित करेगी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि जहाँ जहाँ अंडरलाइन किया जा रहा है इसे आप लोग कॉपी में लिख लें। उसके बाद कह रहा है आपसे क्या, अगर हम लोग बात देखें तो नेक्स्ट है आपसे क्या कि शिक्षा और कौशल पे क्या क्या
सरकार ने बात की है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम स्टूडेंट के नाते क्या है, यह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि शिक्षा और कौशल पे क्या बात की है सरकार। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला बात है कि जिला शिक्षा क्या है, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थाओं के जरिए शिक्षक प्रशिक्षण का क्या हो जाएगा, तो पूर्ण उद्धार किया जाएगा तथा बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना करना इसका लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, क्या किया गया दोस्तों, तो बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटलकरण मतलब डिजिटलकरण पुस्तकालय लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तथा पंचायत और वार्ड स्तरों पर पुस्तकालय खोलने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है, यह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कहीं ना कहीं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो स्वास्थ्य की अब बात आई। ठीक है, स्वास्थ्य की बात आई। चलिए स्वास्थ्य हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है वर्ष 2014 से स्थापित मौजूदा 157 चिकित्सा महाविद्यालय के साथ ही 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप सभी से रिक्वेस्ट किया जा रहा है, यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक है, वर्ष 2047 तक सिकल सेल एमोनिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अभी चर्चा में है, पूरी चर्चा में है। सिकल सेल एमोनिया के उन्मूलन हेतु एक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा जिसमें शामिल होंगे जागरूकता बढ़ाना का। ठीक है, और यह जो बीमारी है दोस्तों, यह सिकल सेल एमोनिया सबसे ज़्यादा किस में देखी जाती है, तो आदिवासियों में देखी जाती है। इसलिए सरकार के द्वारा क्या किया जाएगा, जो आदिवासी क्षेत्र हैं, अधिकतर जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ पे अधिक जोर दिया जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करें। तो आगे कहता है प्रभावित आदिवासी क्षेत्र में 7 करोड़ लोग, ठीक है, 7 करोड़ लोग 0 से लेकर 40 वर्ष की आयु वाले का यूनिवर्सल स्क्रीनिंग किया जाएगा तथा केंद्र और राज्य के सहयोगात्मक प्रयास के माध्यम से परामर्श होगा। मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम करेंगे, दोनों एक दूसरे में सहयोग करेंगे। इस क्या करें, सिकल सेल एमोनिया के तहत इसको कब खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है, तो 2047 तक, याद रखेंगे। चलिए आगे हम लोग बात करें। तो आगे है दोस्तों सबका साथ सबका विकास तथा समावेशी विकास। इस पे हम लोग बात करते हैं, तो थोड़ा इस पे हम लोग ध्यान देते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात की जाए। ठीक है, तो अभी हम लोग ऊपर में पढ़ लिए हैं दोस्तों, लेकिन हम लोग देख लेते हैं चार्ट के माध्यम से। ठीक है, तो 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापना करना क्या रखा गया, लक्ष्य रखा गया है बजट में। सिकल सेल एमोनिया उन्मूलन मिशन शुरू करना रखा गया है लक्ष्य। और क्या है दोस्तों, तो और है आपका फार्मास्यूटिकल विकास अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु नया कार्यक्रम शुरू करना। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो ICMR की चुनिंदा प्रयोगशालाओं में सुविधा के जरिए सरकारी और निजी संयुक्त चिकित्सा अनुसंधान को प्रोत्साहन करना क्या किया गया, स्वास्थ्य क्षेत्र में लक्ष्य रखा गया है। इस बात को याद रखेंगे आप सब। चलिए आगे हम लोग बात कर रहे हैं। तो प्राथमिकता नंबर 2 है जिसमें अंतिम छोर तक पहुंचने की बात की गई है। ठीक है, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। सारे हम लोग सप्तऋषि जो 7 हैं सारे पे हम लोग चर्चा करेंगे, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें। नया आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम सबसे पहला, इसमें क्या होगा दोस्तों, तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता के आधार पर आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम हाल ही में 500 ब्लॉकों को कवर करते हुए शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे जैसे कई क्षेत्र में प्रदर्शन में सुधार करना था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बात करें। तो विकास और बुनियादी ढांचे जैसे कई क्षेत्र के प्रदर्शन में सुधार करना तथा प्रधानमंत्री कमजोर जनजाति समूह PVTG विकास मिशन का लक्ष्य हम लोग रखा देखते हैं। तो इसमें बात की गई है कि विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह को, जो कमजोर जनजाति समूह है विशेष रूप से उन पे क्या किया जाएगा, तो उन्हें सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार है तो प्रधानमंत्री PVGT के विकास मिशन शुरू किया जाएगा। ठीक है, इसे PVGT परिवार और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल तथा स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण
तथा सड़क तथा दूरसंचार कनेक्टिविटी और अस्थायी आजीविका के अवसर तक बेहतर पहुंच जैसी बुनियादी सुविधाओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगी। ठीक है, किसके तहत? तो प्रधानमंत्री कमजोर जनजाति समूह के विकास के तहत। ठीक है, ये सभी याद रखेंगे। यह पर्सनली किसके लिए है दोस्तों? तो यह पर्सनली आदिवासी समूह के लिए है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए विकास कार्य योजना के तहत अगले 3 वर्षों में मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बात करें तो कहता है केंद्र 3.5 लाख आदिवासी छात्रों की सेवा करने वाले 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के लिए कितना है? तो 38,000 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भी भर्ती करेगी। ठीक है, यह एकलव्य मॉडल आवासीय बहुत ही ध्यान में आप लोग रखेंगे, यह भी फिलहाल चर्चा में है। ठीक है, जो भी चर्चा में है हम अपने तरफ से बिल्कुल आप सभी को बताते चलेंगे। ठीक है, अब है अंतिम छोर तक पहुंचने का लक्ष्य जो है वो हम लोग थोड़ा चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। सब कुछ आपको हम टेक्स्ट के माध्यम से भी समझा रहे हैं और चार्ट के माध्यम से भी समझा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो कहता है प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू करना पहला लक्ष्य रखा गया है। दूसरा है दोस्तों कर्नाटक से सूखा संबंधित क्षेत्र में धारणीय सूक्ष्म सिंचाई हेतु वित्तीय सहायता। ठीक है, 540 एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल के लिए अधिकतम शिक्षकों की भर्ती करना। ठीक है, 2023-24 के बजट की प्रावधान की बात की जा रही है। तथा प्राचीन पांडुलिपियां के लिए डिजिटलीकरण के लिए भारत श्री की स्थापना करना। ठीक है, भारत श्री की स्थापना करना। अब हम लोग बात करें तो आगे कहता है सूखाग्रस्त क्षेत्र के लिए जल, जो कि कर्नाटक में बात की गई है कर्नाटक के लिए। इस पे हम लोग चर्चा करते हैं दोस्तों। थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो सकता है, लेकिन यह पूरा तरह से आपको दम 2023-24 का जो भी बजट जितना भी है पूरा क्लियर मिलेगा, इतना प्रॉमिस कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लेंगे। चलिए आगे है कर्नाटक के सूखाग्रस्त मध्य क्षेत्र में ऊपरी मद्रा परियोजना को अस्थायी सूक्ष्म सिंचाई प्रदान करने और पीने के पानी के लिए भूमिगत टावर टैंकों का भरण हेतु क्या किया गया है दोस्तों? तो 5,300 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता दी जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अन्य पहल की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री आवास योजना के परिव्यय को 66% बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 66% बढ़ाकर कितना कर दिया गया दोस्तों? तो याद रखेंगे 79,000 करोड़ रुपए से अधिक किया जा रहा है। ठीक है, यह काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है दोस्तों। और पहले चरण में 1 लाख प्राचीन शिलालेखों के डिजिटलीकरण के साथ एक डिजिटल एपिग्राफी संग्रहालय में भारत भाषा शिलालेख भारत श्री स्थापित किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। चलिए प्राथमिकता नंबर 3 की बात की जाए तो कहता है अवसर रचना और निवेश। ठीक है, अवसर रचना और निवेश की बात की गई है प्राथमिकता नंबर 3 में, जिसमें अवसर रचना हेतु पूंजीगत व्यय में वृद्धि की बात की गई है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है दोस्तों पूंजी निवेश परिव्यय लगातार तीसरे वर्ष बढ़ा है और यह 33% बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जिससे यह क्या हो गया है? तो सकल घरेलू उत्पादन का 3.3% हो गया है। ठीक है, प्रभावी पूंजीगत व्यय का बजट 13.7 लाख करोड़ रुपए है, जो सकल घरेलू उत्पादन का 4.5% है। ठीक है दोस्तों, जानकारी अच्छा लग रहा हो तो आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इसे शेयर जरूर करेंगे। चलिए आगे हम लोग बात करें तो पूंजीगत निवेश हेतु राज्य सरकारों को सहायता। ठीक है, चलिए आगे सरकार ने अवसर रचना में निवेश को बढ़ावा देने और उन्हें पूरक नीतिगत कार्यों के लिए प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकारों को 50 वर्ष का ब्याज मुक्त ऋण देने को और 1 और वर्ष के लिए जारी रखने को फैसला किया है। ठीक है दोस्तों, क्या किया है? तो याद रखेंगे इसमें क्या किया गया है? तो राज्य सरकार को 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण को देने के लिए बात की गई है। ठीक है, उसके बाद है इसके लिए बढ़ा हुआ परिव्यय 1.3 लाख करोड़ रुपए
है, जो कि अगर रेलवे की बात की जाए तो रेलवे की बात की जाए तो रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का पूंजी परिव्यय प्रदान किया गया है। यह अब तक का सबसे अधिक परिव्यय है, जो वर्ष 2013-14 में किए गए परिव्यय का लगभग 9 गुना अधिक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कहता है विमान की अगर बात की जाए, क्षेत्रीय हवाई सड़क संपर्क में सुधार हेतु 50 अतिरिक्त हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट, वाटर एयरड्रॉप और उन्नत हेल्डिंग ग्राउंड को पुनर्विकसित किया जाएगा। ठीक है। अन्य परिवहन परियोजना की बात की जाए तो निजी स्रोत के 15,000 करोड़ रुपए सहित 75,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ बंदरगाहों, कोयला, इस्पात, उर्वरक और खाद्यान्न उद्योगों के लिए अंतिम छोर तक पहुंचने हेतु 100 महत्वपूर्ण परिवहन बुनियादी ढांचे परियोजना की पहचान की गई है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों इस बार का बजट। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए ऋण की उपलब्धता है हेतु एक शहरी अवसंरचना विकास निधि की बात की गई है, स्थापना की जाएगी तथा UIDAF का प्रबंधक राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा और टियर 2 और टियर 3 में शहरों में शहरी बुनियादी ढांचे तैयार करने के लिए सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा इसका उपयोग किया जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा यह क्या है आपके लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसके उद्देश्य के लिए वार्षिक आधार पर क्या किया गया है दोस्तों, तो याद रखेंगे वार्षिक आधार पर क्या किया गया है, इसे 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। ठीक है। अवसर रचना और निवेश की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग ऊपर में देख लिए हैं, ये फ्लो चार्ट आप लोग देख लेंगे, हम सारा आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है। ये फ्लो चार्ट आप समझ लेंगे क्योंकि लेक्चर थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। प्राथमिकता नंबर 4 की बात करें तो क्षमता और उजागर करना है, जिसमें अनुपालन को कम करना और जन विश्वास विधेयक, इस पे हम लोग देखते हैं। तो कंपनी अधिनियम 2013 में किए गए संशोधन के तहत व्यापार सुगमता को बढ़ाने के लिए 3900 से अधिक अनुपालन कम किए गए हैं तथा 3,400 से अधिक कानूनी प्रावधानों को गैर अपराधीकृत किया गया है। ठीक है। विश्वास पर आधारित शासन को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने 42 केंद्रीय अधिनियमों को संशोधन के लिए जन विश्वास विधेयक पेश किया है। आगे हम लोग बात करें तो ये सब थोड़ा सा आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, PDF में आप देख लेंगे। ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है हम वो आपको ज़रूर प्रोवाइड करवा देंगे। चलिए प्राथमिकता नंबर 5 की अगर बात की जाए तो प्राथमिकता नंबर 5 यहाँ फ्लो चार्ट में हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है। फ्लो चार्ट में हम लोग देख लेते हैं। हरित विकास, अभी हम लोग जस्ट ऊपर के बात में किए हैं हरित विकास में। इसमें PM प्रमाण की शुरुआत पहला है, जिसमें राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र को वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है। हरित ऋण कार्यक्रम क्या है यह दोस्तों, तो यह है संभरणीय कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए EPA बहुत ही इंपॉर्टेंट है, EPA के तहत अधिसूचित किया जाना है। ठीक है। आगे हम लोग बात करें तो आगे संभरणीय पारितंत्र विकास, इसमें क्या है दोस्तों, तो इसमें है तट रेखा के साथ साथ मेघसूट पौधारोपण के लिए शिफ्टी की शुरुआत की जाएगी तथा आर्द्र भूमियों के इष्टतम उपयोग के लिए क्या किया जाएगा, तो अमृत धरोहर का कार्यान्वयन किया जाएगा। ठीक है। अन्य पहले अगर हम लोग देखें तो अन्य पहल क्या है दोस्तों, तो आपका है क्या है, तो किसानों को प्राकृतिक कृषि अपनाने में सहयोग देने के लिए क्या किया जाएगा, तो याद रखेंगे दोस्तों क्या किया जाएगा, तो 10,000 बायो इनपुट संसाधन केंद्र की स्थापना की जाएगी तथा बैटरी ऊर्जा भंडारक प्रणालियों को बढ़ावा दिया जाएगा। ऊर्जा दक्ष परिवहन के लिए तटीय नौवहन को बढ़ावा मिलेगा तथा पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को बदलने के लिए निधियों का आवंटन किया जाएगा। ठीक है। आगे हम लोग देखें तो 500 नए अपशिष्ट से धन संयंत्र किए जाएंगे, जिसमें
चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन स्कीम के तहत स्थापित किए जाने हैं। ठीक है, ये गोवर्धन स्कीम जो है दोस्तों, यह भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गोवर्धन क्या है? गोवर्धन योजना, जिसे हम लोग कह सकते हैं। आगे है, तो आगे हम लोग ये सब चीज़ देख लिए हैं। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, ठीक है। चलिए एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा लेक्चर बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। चलिए, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन क्या है? तो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए क्या किया गया दोस्तों? तो 19,700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, ताकि अर्थव्यवस्था को कम कार्बन तीव्रता में परिवर्तन करने, जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता को कम करने तथा देश को इस उभरते हुए क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को बाजार का नेतृत्व करने के लिए तैयार किया जा सके। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लक्ष्य रखा गया है 2023 तक 5 MMT के वार्षिक उत्पादन तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों। याद रखेंगे इन सभी चीज़ों को। गोवर्धन योजना पे हम लोग बात करते हैं। तो गोवर्धन योजना क्या है? तो चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन योजना नामक योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ 500 नए अवशिष्ट के आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे तथा प्राथमिक और बायोगैस का विपणन कर रहे सभी संगठनों के लिए 5% का कंप्रेस्ड बायोगैस अधिक शेष भी लाया जाएगा। भारतीय प्राकृतिक खेती जैव इनपुट साधन केंद्र, यह थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। तो यह कह रहा है आपका क्या? तो सरकार अगले 3 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करनेगी तथा उसकी सहायता करेगी। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर विपरीत सूक्ष्म उर्वरक कीटनाशक विनिर्माण नेटवर्क तैयार किए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करें दोस्तों। तो आगे है आपका क्या है? हरित ऊर्जा में अन्य निवेश की अगर बात की जाए तो अन्य निवेश क्या है आपका? ऊर्जा संरक्षण, शुद्ध शून्य उद्देश्य तथा ऊर्जा सुरक्षा, ठीक है, की दिशा में प्राथमिकता वाले पूंजी निवेश के लिए 3500 करोड़ रुपए। ठीक है, 4,000 मेगावाट की दक्षता वाले बैटरी ऊर्जा भंडारक प्रणाली। ठीक है, ये सभी चीज़ आप लोग देख लेंगे दोस्तों। चलिए, कह रहा है युवा शक्ति, छठा है आपका युवा शक्ति दोस्तों। युवाओं पे जोर दिया गया है। तो यह आप देख सकते हैं यहाँ पे, यह डायरेक्ट हम PIB से उठाए हैं आपका साइट पर से। ठीक है, तो यह आप देख सकते हैं दोस्तों, युवाओं के लिए क्या इस बार किया गया है। तो अमृत पीढ़ी का सशक्तिकरण की बात की जाए तो इसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की बात की गई है। ठीक है, ऑन जॉब प्रशिक्षण, उद्योग साझेदारी, नए युग के पाठ्यक्रम जैसे कोडिंग, AI, रोबोटिक्स और क्या है दोस्तों? तो और है आपका मेक्ट्रॉनिक्स, 3D प्रिंट, ड्रोन आदि। ये सभी चीज़ क्या किए जाएंगे? कौशल विकास योजना जो पहले थे, इसको नया नाम दिया गया है क्या? तो प्रधानमंत्री कौशल योजना 4.0। इसमें इन सभी चीज़ को क्या किया जाएगा? युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। ठीक है, स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की अगर बात की जाए तो मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करने तथा MSME सहित नियोक्ताओं के साथ ठीक है, नियोक्ताओं के साथ जोड़ने का उद्यमी योजना की सुलभ सुगम करने के लिए डिजिटल तंत्र का विस्तार किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, डिजिटल तंत्र का विस्तार किया जाएगा। आगे हम लोग देखें युवा शक्ति की अगर बात की जाए तो आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना। इसमें है 3 साल में 37 लाख युवाओं को क्या करना है? तो स्टाइपेंड दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, 3 साल में 47 लाख युवाओं को क्या किया जाएगा? तो स्टाइपेंड दिया जाएगा। यह आपके लिए एक कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है और आपके लिए खुशी की बात भी है दोस्तों। चलिए आगे है पर्यटन को बढ़ावा। तो इसमें देखते हैं 500 चुने हुए पर्यटन स्थलों को घरेलू और विदेशी पर्यटनों के लिए संपूर्ण क्या किया जाएगा? पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा तथा राज्यों की राजधानी में यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी। यह आप देख सकते हैं क्या किया जाएगा? तो एक जिला एक उत्पादन, GI उत्पादन और अन्य हस्तशिल्प उत्पादनों की बिक्री को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, इस बार का बजट बहुत ही बेहतरीन बजट है दोस्तों। हम बार बार बोल रहे हैं आप सभी दोस्तों से।
चलिए ये सभी चीज़ को आप लोग पढ़ लेंगे दोस्तों। हम ऊपर के लेक्चर में ये सभी चीज़ क्या कर दिए हैं, आपको समझा दिए हैं संक्षिप्त में। आगे अगर क्या है तो आगे है वित्तीय क्षेत्र। वित्तीय क्षेत्र क्या है दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं। यह 7वां है वित्तीय क्षेत्र, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना करना क्या उद्देश्य रखा गया है, जिसमें ऋण देने की दस्ता लाना तथा वित्तीय समावेश और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा दी जाएगी। ठीक है। केंद्रीय डाटा संसाधन केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसमें क्या है तो केंद्रीय अधिनियम के तहत प्रशासनिक कार्य के निष्पादन में तेजी होगी इसकी स्थापना से। ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या है दोस्तों, तो उसके बाद है आपका क्या है MSME के लिए ऋण गारंटी स्कीम 2 लाख करोड़ का अतिरिक्त सर्ववार्षिक मुक्त गारंटी ऋण युक्त ऋण प्रदान करने के लिए सर्वाधिक स्कीम के तहत कौशल निधि का विस्तार किया जाएगा तथा महिला सम्मान बचत पत्र की अगर बात की जाए तो महिलाओं के लिए 2 लाख तक की राशि जमा करने की सुविधा के साथ 2 वर्ष की अवधि के लिए बारगी नई लघु बचत योजना लाई जाएगी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद कह रहा है वरिष्ठ नागरिक के लिए लाभ। अगर बुजुर्गों की अगर बात की जाए तो क्या है तो वरिष्ठ नागरिकों बचत योजना के लिए अधिकतम जमा राशि को 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दिया गया है। ठीक है। अन्य पहल की बात की जाए तो अन्य पहल क्या है तो IFC में व्यवसाय क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए पहल की जाएगी तथा प्रतिभूषित बाजारों में शैक्षिक प्रमाण पत्र देकर अधिक प्रशिक्षित व्यवसाय को तैयार करना लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। राजकोषीय प्रबंधन की स्थिति। पूंजीगत व्यय हेतु धन का उपयोग किस प्रकार से किया जाएगा, थोड़ा सा ही हम लोग देख लेते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि सभी राज्यों को वर्ष 2023-24 के अंत तक पूंजीगत व्यय के लिए अपने 50 वर्षीय ऋण का उपयोग करना चाहिए। ठीक है। इसमें से अधिकांश राज्य के विवेक पर निर्भर होगा। हालांकि विशिष्ट उद्देश्यों के लिए नामित राज्यों हेतु एक हिस्सा सतर्क होगा, जैसे पुराने सरकारी वाहनों को बदलना, शहरी योजनाओं में सुधार लाना, शहरी स्थानीय निकायों को नगर पालिका बॉन्ड प्राप्त करने हेतु पात्र बनाना तथा पुलिस अधिकारियों हेतु आवास का निर्माण करना। ये सभी क्या है, ये सभी लक्ष्य रखे जाएंगे। ठीक है। आगे हम लोग बात करें दोस्तों तो आगे कहता है राज्यों को राजकोषीय घाटे की अनुमति दी गई है, जिसमें हम लोग देखते हैं तो राज्यों को अपने सकल राज्य घरेलू उत्पादन GSDP का 3.5% घाटा रखने की अनुमति मिली है। इस राशि का 0.5% विशेष रूप से विद्युत क्षेत्र में सुधारों के लिए निर्धारित किए गए हैं। संशोधित अनुमान 2022-23 की अगर बात की जाए तो कुल प्राप्तियां कितने गए थे तो 224.3 लाख करोड़ रुपए की। शुद्ध कर प्राप्ति की अगर बात की जाए तो 20.9 लाख करोड़ की थी और कुल व्यय की अगर बात की जाए कुल व्यय की तो कितना था दोस्तों 41.9 लाख करोड़ रुपए थी। ठीक है। पूंजीगत व्यय कितना था तो याद रखेंगे 7.3 लाख करोड़ रुपए था। ये सभी डाटा आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, ये सभी डाटा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इस बार की बात की जाए राजकोषीय घाटा की तो सकल घरेलू उत्पादन 6.4 की बात की गई है। बजट का अनुमान 2023-24 में कितना किया गया है तो कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमशः 27.2 लाख करोड़ रुपए और 45 लाख करोड़ की होने का अनुमान लगाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे। 2023-24 का बजट में कितना अनुमान लगाया गया है तो याद रखेंगे, जिसमें निवल कर प्राप्तियां 23.3 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा GDP के 5.9% रहने का अनुमान है। ठीक है। वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण करने के लिए दिनांकीय प्रतिशोधित से निवल बाजार उधारिता 11.8 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। सकल बाजार उधारी का अनुमान 15.4 लाख करोड़ रुपए है, जबकि
साथ ही सरकार वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को 4.5% से कम करने के लिए इस योजना का फंडिंग करने हेतु प्रतिबद्ध है। इसका भी लक्ष्य रखा गया है 25-26 तक। ठीक है दोस्तों, घाटे की प्रवृत्ति इस प्रकार है, आप चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। प्रतिशत कर प्रत्यक्ष कराधान में प्रस्तुति सुधार, ये सब जो है यह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, आप लोग चार्ट में देख लेंगे। ठीक है, चलिए चार्ट में आप सभी दोस्तों देख लेंगे वर्तमान और वास्तविक दरें जो है यह आप लोग देख लेंगे आंकड़े। ठीक है, यह क्या है तो कर की दर जो है वह है वर्तमान आय स्लैब है, और क्या है तो प्रस्तावित आय स्लैब है जिसमें आपको दिया गया है, ये सब देख लेंगे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट लगेगा मैं वही बताऊंगा दोस्तों, याद रखेंगे, आपके लिए जो इम्पोर्टेंट होगा वही मैं बताऊंगा। अब नेक्स्ट है प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव। यह लाया गया है MSME और पेशेवर। इसमें की बात की गई है सूक्ष्म उद्योगों और पेशेवरों के लिए प्रकल्पित कराधान की सीमा को कितना प्रतिशत किया गया है दोस्तों, तो कितना 3 करोड़ और 75 लाख तक का बढ़ाया जाएगा। ठीक है, सहकारिता की बात की जाए तो विनिर्माण गतिविधियां शुरू करने वाली नई सहकारिता समिति को 15% कम कॉर्पोरेट कर का लाभ मिलेगा, तथा सहकारी समितियों को TDS के लिए नगदी आहरण पर क्या किया जाएगा तो 3 करोड़ की उच्चतम सीमा दी जाएगी। स्टार्टअप की अगर बात की जाए तो स्टार्टअप द्वारा आयकर लाभ प्राप्त करने के लिए तारीख बढ़ाकर 31 मार्च 2024 किया गया है, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, आवासीय घर के लिए गए निवेश पर पूंजीगत लाभों से कटौती की सीमा 10 करोड़ होगी, तथा अग्रीवारों को अग्रीवीर कॉर्पस फंड से मिलने वाले भुगतान में टैक्स की छूट भी दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यह था आपका कुछ इम्पोर्टेंट, देख लेंगे आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टैक्स की बात की जा रही है, टैक्स में अब है समुद्री उत्पादन। क्या है समुद्री उत्पादन दोस्तों, तो श्रिम्प फिन के घरेलू विनिर्माण के लिए मुख्य इनपुट पर शुल्क की क्या हो जाएगी, शुल्क में कमी की जाएगी। प्रयोगशाला में निर्मित हीरा जैसे इसके निर्माण में प्रयुक्त बीजों का सीमा शुल्क को घटाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह सभी चीज़ की जाएगी। बहुमूल्य धातु की अगर बात की जाए, सोने और प्लेटिनम से बने सामानों पर सीमा शुल्क में वृद्धि की जाएगी। चांदी से निर्मित डोरे, बार और क्या है दोस्तों, तो और सामानों पर आयात शुल्क में वृद्धि की जाएगी। तथा उसके बाद बात की जा रही है दोस्तों, क्या कर रहा है उसके बाद कि सम्मिश्रित रबड़ की अगर बात की जाए, सम्मिश्रित रबड़ पर बेसिक सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर 25% किया जाएगा। तथा सिगरेट की अगर बात की जाए तो विनिर्देश सिगरेट पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क में लगभग 16% की वृद्धि की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो याद रखेंगे। अगर कॉमर्शियल चीज़ की बात की जाए, अगर कॉमन लोगों की बात की जाए तो यह सब चीज़ें क्या की गई हैं, आपका ये सब चीज़ क्या किया गया, महंगाई घटाई गई है, कुछ बढ़ाई गए हैं, तो ये सब चीज़ याद रखेंगे। लेकिन छात्रों के लिए यह सब चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर का जो डाटा है दोस्तों वो इंपॉर्टेंट है। और कैसा लगा सेशन आप लोग ज़रूर से बताएं दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो तो लेक्चर को आप लोग सभी दोस्तों लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य है आप सभी को एग्ज़ाम में बेहतर मार्क्स दिलवाना दोस्तों। तो आप सभी इस चैनल से, इस सेशन से जुड़े रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं कल नए सेशन में, तब तक